हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसे मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो देवन भारती को नियुक्त किया गया। किसने नई दिल्ली में सैन्य नर्सिंग सेवा में अपर महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो मेजर जनरल लिशम्मा पीबी ने संभाला है। किसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया? तो अमितेश कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया। किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो खुनिंग पटामा लिस्वादतरकुल को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया आलोक जोशी को। कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब जीता एफसी बार्सिलोना ने। किस देश ने हाल ही में इबोला सूडान वायरस के समाप्त की घोषणा की है? तो इसे युगांडा ने समाप्त होने की घोषणा की है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई को मनाया गया। किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी नीति शुरू की है? तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 151वें स्थान पे रहा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों की लिस्ट में 151वां स्थान मिला है। अब इसे जारी कौन करता है? तो इसे पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करता है। और पिछले वर्ष यानी 2024 में भारत की रैंक 159 में थी। इस वर्ष इंडेक्स में इरिट्रिया यह सबसे निचले पायदान पर रहा और नॉर्वे यह पहले पायदान पर यानी पहले स्थान पर रहा। अच्छा, अब लोग टॉप 3 देशों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पे नॉर्वे रहा, दूसरे स्थान पे एस्टोनिया, तीसरे स्थान पे नीदरलैंड रहा। अब सबसे निचले देशों की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इरिट्रिया को 180वां स्थान, सीरिया को 179वां और चीन को 178वां स्थान मिला है। अब पड़ोसी देशों की रैंकिंग अगर हम बात करें तो नेपाल या 90वें स्थान पे, मालदीव 104वें स्थान पे, श्रीलंका 139वें, बांग्लादेश 149वें, भूटान 152वें स्थान पे, पाकिस्तान 158वें स्थान पे और म्यांमार 169वें, अफगानिस्तान 175वें और चीन 178वें स्थान पे रहा। तो इस प्रश्न में आप लोगों को 2-3 पॉइंट जरूर याद रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 भारत कौन से स्थान पे रहा? तो 191वें स्थान पे रहा। वही पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? तो नॉर्वे रहा। और इसे जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अच्छा, अब हम लोग वर्ष 2025 में अब तक जितनी भी सूचकांक जारी किए गए हैं उसमें भारत कौन से स्थान पे रहा, इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत 14वें स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 50वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत 25वें स्थान पर। फोर्स ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, जो पिछले वर्षों में भारत टॉप 10 में था और इस बार भारत 12वें स्थान पर खिसक गया है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन संस्करण में उड़ीसा शीर्ष पर रहा। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96वें स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 6ठे स्थान पर और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत 4थे स्थान पर रहा।
अगला प्रश्न है, किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी दिव्या शर्मा। तो अभी लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई हैं और वह कमांडर निकोबार कमान के पोर्ट ब्लेयर स्थित INS उत्क्रोश में तैनात हैं और INAS 318 स्क्वाड्रन की डोर्नियर पायलट है। यह डोर्नियर विमान आधुनिक पेट्रोल रडार से लैस होते हैं और लंबी दूरी तक समुद्री निगरानी में सक्षम होते हैं। तो इनका आप लोग नाम याद रखेंगे, दिव्या शर्मा, जिन्हें नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया गया। अच्छा, अब लोग पहली महिला से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। मुंबई की ईरा जाधव अंडर 19 वनडे में 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सुजाता सौनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर आर्मी मेडिकल कोर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल यानी DG बनी। डायना फुंडोल राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी। GRI इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की पहली युवा और सबसे तेज महिला तैराक बनी। अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। असम राइफल्स द्वारा पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री लक्ष्मी PB को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में प्रधानमंत्री ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने इसका उद्घाटन तिरुवनंतपुरम केरल में किया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक ट्रांसशिपमेंट बाजार में आत्मनिर्भर बनाना है और अडानी पोर्ट्स द्वारा विकसित यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। अच्छा, ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह क्या होता है? तो आपको बता दें, ट्रांसशिपमेंट किसी कार्गो या कंटेनरों को एक जहाज से दूसरे जहाज में अंतिम गंतव्य बंदरगाह तक ले जाने की प्रक्रिया है। यह फ्रेंड्स आमतौर पर तब होता है जब सीधे शिपिंग मार्ग उपलब्ध नहीं होते हैं और जिस बंदरगाह पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है वह ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होता है। अच्छा, क्वेश्चन का टाइप हमारा भारत के पहले से संबंधित था, तो हम लोग भारत के पहले से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव गुजरात का मसाली गांव बना। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया सऊदी अरब में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बेंगलुरु में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हरियाणा के सोनीपत में। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान बनाया जाएगा कहाँ? बेंगलुरु में। भारत ने पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट है, यह IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य वन संरक्षण में सुधार करना है। यह प्रणाली फ्रेंड्स उपग्रह डेटा, AI और मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग का उपयोग करके भूमि अतिक्रमण, वनों की कटाई और अन्य परिवर्तनों का पता लगाने में मदद करेगी। अब पहली बार यह प्रणाली शुरू की गई है तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार AI संचालित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है। अच्छा, भारत में पहले से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हुआ। उत्तराखंड ने वैश्विक योग बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया।
भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर में किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब हैदराबाद में बनाया जाएगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की गई है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना झारखंड में शुरू की गई। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण उत्तराखंड में किया गया। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है और महाराष्ट्र में देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट प्रतिमा का अनावरण किया और उनके सम्मान में एक सड़क और झील का नाम भी रखा गया। आपको बता दें फ्रेंड्स, बोडोफा उपेंद्र नाथ यह बोडो समुदाय के सम्मानित व्यक्ति थे जिन्हें आदिवासी पहचान, अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए उनके अहिंसक संघर्ष के लिए जाना जाता था। अब बोडोफा की बात करें तो जिसका अर्थ होता है बोडो का पिता। तो अभी आप याद रखना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडोफा उपेंद्र नाथ की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दिल्ली में किया है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के कुपवी में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण दिल्ली के बांसेरा पार्क में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण जनगणना भवन नई दिल्ली में किया गया। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण देहरादून में। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के सर्गी में किया गया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के राजकोट के किले में किया गया। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण वाशिंगटन में किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के हर जिले में कम से कम एक गांव को संस्कृत भाषा और संस्कृति के एक आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करना है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड से संबंधित था, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 में किया गया था और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना। इसका पुराना नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून जो उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है, जबकि गैरसैंण यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और पहले मुख्यमंत्री यहाँ के नित्यानंद स्वामी थे। वर्तमान राज्यपाल यहाँ के गुरमीत सिंह हैं और पहले राज्यपाल यहाँ के सुरजीत सिंह बरनाला थे। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तराखंड पड़ोसी देशों से भी सीमा साझा करता है, जिसमें नेपाल और तिब्बत शामिल है। प्रमुख महोत्सव यहाँ की बात करें तो फूलदेई, हरेला, इगास महोत्सव यहाँ के प्रमुख महोत्सव हैं। राजकीय पशु यहाँ का ब्रह्मकमल है, राजकीय वृक्ष बुरांश है, राजकीय पशु यहाँ का कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी यहाँ का मोनाल पक्षी है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में यकृत रोगों की रोकथाम के लिए हील्ड पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ अमित शाह जी ने किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हील्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हेल्थी लिवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इस पहल का शुभारंभ फ्रेंड्स नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। यह दुनिया की पहली बहुक्षेत्रीय रणनीति है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंस ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य यकृत रोगों की रोकथाम, शिक्षा
मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और नीति सुधार को एकत्रित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो 2 मई को मनाया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है। वर्ष 2016 में फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी और यह दिवस पहली बार 2 मई सन 2017 को मनाया गया। और वर्ष 2025 की इस दिवस की हम थीम की बात करें तो हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य, यह इस दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देना और दुनिया भर में मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। पहली बार फ्रेंड्स इसे 3 मई 1993 में मनाया गया था। और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। अच्छा, अप्रैल 2025 में यानी पिछले महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ थीम को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, जिसकी थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य। 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस, जिसकी थीम थी रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चागास रोग में सभी की भूमिका। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी एकता और उपचार के लिए कला। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां पीले रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी भोजन ही दवा है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, कार्यस्थल पर एआई डिजिटलीकरण की भूमिका। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।